को लेकर के जो आपकी क्लास है, मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के जो आपकी क्लास है वो नियमित चल रही है, कहीं भी आपकी ये क्लास बाधित नहीं हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप रेगुलर जुड़कर इससे उत्तर लेखन कर रहे होंगे। अभी तक हमने अपने इस सीरीज में एक बड़े टॉपिक को कवर किया है और 100% समाप्त किया है, इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल किया है, और ये है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसको हमने 100% कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरा टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो हमारा आता है स्वास्थ्य। दूसरी जो चर्चा हमारी होगी आज से, जिस टॉपिक पर हम जाएंगे वो है स्वास्थ्य, और इसके अंतर्गत कई सारे आधे दर्जन से अधिक सब टॉपिक हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित और उससे जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, रोगों के कारणों के बारे में, रोगों की तकनीकों के बारे में, निदान तकनीकों के बारे में, टीकाकरण के विषय में, सरकार द्वारा प्रयास, और साथ ही साथ सेरोगेसी के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। सेरोगेसी को बोलते हैं किराए की कोख, किराए की कोख, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इन सब के बारे में हम समग्रता से देखने वाले हैं, समग्रता से इन सब का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का जो ये सेशन है उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि संस्थान द्वारा 31 मार्च तक के लिए आपके लिए ऑफ़र दिया गया था कि यदि आप होली 30 इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो संस्थान द्वारा जो भी संचालित कोर्स हैं, जो आपको आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से मिल रहे हैं, उन सब पर 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको एक कोड अप्लाई करना होगा, और एक कोड का नाम है होली 30। तो आप में से जो भी इच्छुक हैं हमारे साथ किसी भी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास 31 तारीख तक जुड़ने का सबसे अच्छा मौका है। आप इस दौरान जुड़कर उन्हीं कोर्स पर 30% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो बिना विलम्ब करते हुए 2 दिन और इसमें शेष बचे हुए हैं, तो आप सब इसमें जुड़ सकते हैं जो भी इच्छुक हैं। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। स्वास्थ्य ये जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें स्वास्थ्य से संबंधित रोगों के कारणों, टीकाकरण प्रयासों, साथ ही साथ सेरोगेसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये कुछ इसके सब टॉपिक हो जाते हैं। तो एक एक करके अब यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहली बात आती है स्वास्थ्य की। तो हम स्वास्थ्य को समझते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि कोई भी एक टॉपिक जब हम उसको कवर करते हैं तो उसको 100% कवर करें, वहाँ पे कोई भी कमी ना रहे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य होता क्या है, तो आपको बता दें कि भारत में यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की जब हम बात करते हैं, भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय की जब हम बात करते हैं, तो इसकी स्थापना वर्ष 1947 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के तुरंत बाद हुई थी। और सरकार ने जो इनकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें भी इन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि भारत में यदि हम बात करें तो विशाल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली देखने को मिलती है, लेकिन आप देखेंगे यदि ग्रामीण स्तर पे आप देखेंगे और दूसरा यदि शहरी स्तर पे देखेंगे, तो आपको देखने को मिलता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल के बीच गुणवत्ता में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। मतलब ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शहरी स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, साथ ही साथ सरकारी और प्राइवेट, सरकारी और निजी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनमें आपको बहुत अंतर देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद, क्योंकि निजी स्तर पे जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, अपेक्षाकृत कम लागत इनकी होती है, और अन्य देशों से अपेक्षाकृत कम लागत होने के कारण भारत में जो स्वास्थ्य पर्यटन का कॉन्सेप्ट है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। बाहर से लोग आप कह सकते हैं ट्रांसप्लांट को लेकर के, बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर के, सर्जरी को लेकर के भारत की यात्रा करते हैं। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत के जो निजी अस्पताल हैं वो लगातार बेहतर कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से आप कह सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य चिकित्सा पर्यटन, आप कह सकते हैं इसको, भारत में जो चिकित्सा पर्यटन का कॉन्सेप्ट है ये लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, भारत में आप जानते हैं कि जब स्वास्थ्य की बात आती है तो स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य से जुड़ा हुआ विषय माना जाता है। भारत का जो संविधान है वो प्रत्येक राज्य को उसके लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल जो है उपलब्ध कराने का एक प्रकार से कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कवरेज की कमी को दूर करने के लिए आप जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये प्रारंभ किया गया था।
इसके साथ साथ आप जानते हैं कि यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब राज्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके पास आप देखते हैं जिसके बाद से लगातार इस दिशा में भी बेहतर काम हो रहा है। आप एक चीज़ और देखो कि भारत में यदि आप देखते हो तो जो गैर संचारी रोग हैं, गैर संचारी रोग या गैर संचारी रोग को हम बोलते हैं NCD। ठीक है। अब भारत देश में यदि हम बात करें तो मृत्यु का जो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है वो गैर संचारी रोग हैं। अब इसमें जैसे आप देखते होंगे, हालांकि आप देखें हृदय रोग हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, ये सब भी जो है बीमारी जो है ये मृत्यु दर में 80% का योगदान करती हैं। ठीक है। तो गैर संचारी रोग या NCD जो है अब देश में मृत्यु का प्रमुख कारण है। यद्यपि आपको यह भी देखने को मिलता है कि हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह जैसी जो बीमारियां हैं ये भी मृत्यु दर में 80% का योगदान करती हैं। इसके साथ साथ जो NCD है इसके कारण होने वाली सभी मौतों एवं जोखिमों का कारण जैसे कि तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, ठीक है, इसके साथ साथ जो आहार हम लेते हैं वो दूषित होता है, इनके कारण आपको देखने को मिलता है कि कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेती हैं और आज के समय में ये स्वास्थ्य समस्याएं आम हो गई हैं। इसके साथ साथ ये तो आपने देख लिया स्वास्थ्य का एक संक्षिप्त परिचय। इसके बाद रोग की बात आती है, ठीक है, कि भैया रोग क्या होता है। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं रोग क्या होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की यदि हम माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम माने, तो स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। तो यदि हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं है बल्कि यह एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। रोग की अनुपस्थिति एक वांछनीय स्थिति है, ठीक है, एक वांछनीय स्थिति है, लेकिन ये स्वास्थ्य को पूर्णतः परिभाषित नहीं करता है। वास्तव में यदि आप बात करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना जो है वो समग्र स्वास्थ्य का नाम है, जिसमें आप कह सकते हैं शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य जो है, साथ ही साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है और सामाजिक स्वास्थ्य शामिल है। तो कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई रोग नहीं है, आप दुर्बल नहीं हैं तो ये मतलब हो गया कि आप स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का मतलब हो गया कि पूर्ण सामाजिक, मानसिक, सामाजिक खुशहाली। मतलब स्वास्थ्य ये जो शब्द है इसकी यदि हम मीनिंग में जाएं तो इसके मीनिंग को जब हम देखते हैं तो एक लार्ज आप कह सकते हैं प्रॉस्पेक्टस देखने को मिलता है, एक बृहद संकल्पना देखने को मिलती है। तो एक सामान्य शब्द स्वास्थ्य नहीं है। स्वस्थ लोग आप जानते हैं, यदि आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ लोग क्या हैं कि रोज़मर्रा की गतिविधियों से निपटने के लिए किसी भी परिवेश के मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हैं, किसी भी परिवेश में अनुकूलन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति शारीरिक रूप से या स्वस्थ नहीं होता है तो विभिन्न प्रकार के जो आप कह सकते हैं कि रोग हैं, दुर्बलताएं हैं, उस व्यक्ति विशेष को जो है घेर लेती हैं। अब बात आती है रोग के कारण। रोग के कारणों की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं मानव शरीर में किसी भी पदार्थ की कमी या अधिकता या अनुपस्थिति, मानव शरीर में किसी भी पदार्थ की कमी, अधिकता या अनुपस्थिति, मानव शरीर में किसी भी पदार्थ की कमी, अधिकता या अनुपस्थिति जो है ये रोग का कारण बनता है और इन्हें रोग के कारकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। रोग कारक मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला जैविक कारक होता है। जैविक कारक मतलब इसमें वायरस हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, आदि शामिल हैं। दूसरा देखने को मिलता है पौष्टिक कारण। कुछ जो रोग हैं वो पौष्टिक कारणों के कारण भी होते हैं, जैसे खनिज की कमी हो गई आपके शरीर में, विटामिन्स की कमी आपके शरीर में हो गई,
ठीक है, प्रोटीन की कमी आपके शरीर में हो गई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई, तो इसके कारण भी आपको रोग, बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। इसके बाद रासायनिक कारक भी होते हैं इसके, रासायनिक कारक भी होते हैं। रासायनिक कारकों में यदि हम बात करें तो जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, हार्मोन्स हो गया, ठीक है, एंजाइम्स हो गया, इनकी कमी से भी बहुत सारे रोग आपको देखने को मिलते हैं। कई सारे भौतिक कारण, रोगों के भौतिक कारण भी होते हैं, रोगों के कई सारे भौतिक कारण भी होते हैं। जैसे ताप, ताप की अधिकता हो जाए तो बहुत सारी, जैसे कालरा, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। दाब की अधिकता हो जाए तो भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। ध्वनि की अधिकता हो जाए तो भी आपको कोई ना कोई कमी हो जाती है। विकिरण, आप जानते हैं रेडिएशन कितना नुकसान करता है, तो इससे भी ये रोग होते हैं। और पांचवा जो कारण देखने को मिलता है वो है यांत्रिक कारण। यांत्रिक कारण का मतलब हो गया, जैसे आपको कोई चोट लग गई, ठीक है, चोट लग गई, आप खेल रहे थे, गिर गए, गिरना आपका हो गया, या आप जानते हैं दुर्घटना आपका हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब हम रोग के कारणों की बात करते हैं तो ये 5 कारण रोग के देखने को मिलते हैं: जैविक कारण, पौष्टिक कारण, रासायनिक कारण, भौतिक कारण और यांत्रिक कारण। और इनमें सबको आपने समझ लिया कि जैविक कारण के कारक क्या हैं, पौष्टिक कारण के कारक क्या हैं, रासायनिक, सबके कारकों के बारे में आपने देख लिया। अब एक आता है रोग का कीटाणु सिद्धांत, जिसको बोलते हैं जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज, या इसी को बोलते हैं रोग का कीटाणु सिद्धांत। रोग का कीटाणु, रोग का कीटाणु सिद्धांत, ठीक है, रोग का कीटाणु सिद्धांत। अब ये रोग का कीटाणु सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। आप जानते हैं रोग जो है अनेक सूक्ष्म जीवों, रोग अनेक सूक्ष्म जीवों, हानिकारक पदार्थों, हानिकारक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। अधिकतम जो रोग हैं वो सूक्ष्म जीवों और हानिकारक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। और मानव रोग की जब हम बात करते हैं, इनको 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। मानव रोग को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला कौन सा आता है? पहला आता है जन्मजात रोग। पहला कौन सा आता है? जन्मजात रोग। दूसरा कौन सा आता है? उपार्जित रोग। उपार्जित रोग, 2 प्रकार के रोग आपको देखने को मिलते हैं। अब जन्मजात और उपार्जित की बात करें तो ये रोग, यदि हम जन्मजात की बात करें तो जन्मजात रोग में आप कह सकते हो जैसे क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन अथवा जीन उत्परिवर्तन के कारण विभिन्न तरह की जो अनियमितताएं पाई जाती हैं, जीन में पाई जाती हैं, वो वंशानुगत होती हैं, आप जानते हैं। तो कहने का मतलब है क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन तथा जीन उत्परिवर्तन के कारण विभिन्न तरह की जो अनियमितताएं जीन में पाई जाती हैं, ये वंशानुगत होती हैं। और ये जो रोग होते हैं, ये गर्भावस्था तथा जन्म के समय ही जीवों के शरीर में विद्यमान हो जाते हैं। ऐसे रोगों में जैसे स्किल सेल एनीमिया, स्किल सेल एनीमिया इसी प्रकार का रोग है। स्किल सेल एनीमिया के साथ साथ रंजकहीनता, रंजकहीनता इसी प्रकार का रोग है, ठीक है। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, हीमोफीलिया हो गया आपका, हीमोफीलिया हो गया। ये सब इसी कैटेगरी में आने वाले रोग हैं। या जो हृदय के विकार हो गए, ये सभी जन्मजात रोगों के अंतर्गत आते हैं, जो विशेष रूप से क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन अथवा जीन के उत्परिवर्तन के परिणाम होते हैं। दूसरा जो आपने देखा वो था उपार्जित रोग। उपार्जित रोग मतलब ये रोग जन्म के बाद तथा जीवन काल, आपका जो पूरा जीवन काल है उस दौरान आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं, जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोगों को उपार्जित रोग कहते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे आता है संक्रामक रोग और दूसरा आता है असंक्रामक रोग, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने देखा कि रोगों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, पहला जन्मजात रोग और दूसरा उपार्जित रोग। उपार्जित रोग को पुनः 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। और जन्मजात रोग आप जानते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात की,
ठीक है, अब एक एक करके हम देख लेते हैं संक्रामक रोग क्या होता है। हालांकि आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम हमारा विषय है तो हम देख लेते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग की जब हम बात करते हैं तो ऐसे रोग जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने से, मतलब ऐसे रोग जो संपर्क में के संपर्क में आने से फैलते हैं। ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु आपका हो गया, जीवाणु जनित होते हैं, ये विषाणु जनित भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटोजोआ जनित भी हो सकते हैं, ये प्रोटोजोआ जनित भी हो सकते हैं, कवक जनित भी ये हो सकते हैं। ठीक है, वहीं अब जैसे जीवाणु जनित में यदि हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, टिटनेस आपका हो गया, सिफिलिस आपका हो गया, टिटनेस हो गया, सिफिलिस हो गया, हैजा आपका हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। विषाणु जनित रोगों में यदि हम बात करें तो जैसे रेबीज हो गया, रेबीज विषाणु जनित रोग है, छोटी माता हो गया या जिसको चेचक आप कहते हो, ये सब विषाणु जनित रोग हो गए, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, रूबेला, ये सब विषाणु जनित रोग है। फिर बात आती है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जनित रोग में जैसे मलेरिया, मलेरिया आपका आ गया, पेचिस आपका आ गया, पायरिया आपका आ गया, ये सब क्या है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। फिर एक होता है कृमिजन्य रोग। ठीक है, कृमिजन्य रोग की जब हम बात करते हैं तो जैसे फाइलेरिया हो गया, ठीक है, एस्केरेसिस हो गया, ये सब कृमिजनित रोग हैं। तो कहने का मतलब रोगों को भी आपने समझ लिया कि रोग कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से इनको हमें देखना है। अब आगे जो हम बात करने जा रहे हैं, एक प्रश्न की बात करने जा रहे हैं और इसका उत्तर लिखकर आपको सबमिट करना है। पहले मैं उसके बारे में डिस्कशन कर देता हूँ। प्रश्न है, भारत में पहले भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की चर्चा कीजिए। भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की चर्चा कीजिए। सामान्य सा प्रश्न है, यहीं से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। अब बोला जा रहा है स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की चर्चा कीजिए। जब स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में आप देखते हो तो क्या क्या चुनौती आपको नजर आती है? पहला क्या चुनौती देखने को मिलती है? अपर्याप्त पहुंच। ठीक है, अपर्याप्त पहुंच पहली चुनौती आपको देखने को मिलती है। दूसरी जो चुनौती आपको देखने को मिलती है वो है कम बजट। ठीक है, तीसरी प्रमुख चुनौती यदि हम देखें तो हमें देखने को मिलती है निवारक देखभाल की कमी। निवारक देखभाल की कमी, ये तीसरी चुनौती देखने को मिलती है। चौथी चुनौती जो देखने को मिलती है वह चिकित्सा अनुसंधान का अभाव। चिकित्सा अनुसंधान का अभाव। पांचवी जो कमी देखने को मिलती है वो है नीति निर्माण। ठीक है, छठवीं जो कमी देखने को मिलती है वो है पेशेवरों की कमी। पेशेवरों की कमी। अगला जो देखने को मिलता है वो है संसाधनों की कमी। क्या है? संसाधनों की कमी। तो आप कह सकते हो कि भारत में जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं उनको हम इस पैमाने पे देख सकते हैं, इन बिंदुओं के आधार पे देख सकते हैं। पहला अपर्याप्त पहुंच, दूसरा कम बजट, तीसरा निवारक देखभाल में कमी, चौथा चिकित्सा अनुसंधान का अभाव, पांचवा नीति निर्माण, छठवां पेशेवरों की कमी और सातवां संसाधनों की कमी। इन्हीं 7 मुद्दों पर आपको अपना उत्तर लिखना है। बाकी यदि आपको 1-2 पॉइंट कोई और याद आ रहा है आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। अब एक एक करके यदि हम देखें, पहला अपर्याप्त पहुंच। अपर्याप्त पहुंच। अपर्याप्त पहुंच में जब हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि चिकित्सा पेशेवरों की कमी आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। चिकित्सा पेशेवरों की कमी, गुणवत्ता अनुशासन की कमी, गुणवत्ता अनुशासन की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य खर्च, अपर्याप्त स्वास्थ्य खर्च
और सबसे महत्वपूर्ण अपर्याप्त शोध निधि जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक जो पहुंच है वो देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से आप कह सकते हो अपर्याप्त पहुंच की वजह से भारत अभी चिकित्सा के क्षेत्र में उस तेज़ी से, उस तीव्र गति से नहीं आगे बढ़ पा रहा है जैसे यूएसए, ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देश आगे निकल रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रमुख जो कारण देखने को मिल रहा है वो है कम बजट। जब बजटीय आवंटन की हम बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवा पर भारत का जो सार्वजनिक व्यय है उसकी हम बात करते हैं, तो वो अभी भी आप कह सकते हो 10% से कम है। ठीक है, 5% के आसपास है, तो 10% से कम देखने को मिल रहा है। जबकि जापान, कनाडा की यदि हम बात करें, जापान की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, ठीक है, और यूरोप के एक देश फ्रांस की बात कर लें, और कई सारे अन्य देश हैं। जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का 10% ये जो देश हैं ये स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं। यहाँ तक कि यदि हम पाकिस्तान की बात कर लें, यदि हम बांग्लादेश की बात कर लें, तो ये लोग भी 3% से ज़्यादा, जीडीपी का 3% से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर करने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बजटीय आवंटन जो है इस दिशा में एक बड़ी बाधा है। इसके बाद आता है निवारक देखभाल में कमी। निवारक देखभाल में कमी। निवारक देखभाल में जब हम कमी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भारत में निवारक देखभाल का कम मूल्यांकन किया जाता है, और इस तथ्य के बावजूद कि यह नाखुशी और वित्तीय नुकसान के मामलों में रोगियों के लिए कई तरह की कठिनाइयां पैदा करता है, इसमें यदि हम देखें तो ये बहुत कम फायदेमंद साबित हुआ है। तो निवारक देखभाल की कमी एक बड़ा मुद्दा है। चौथा आपका आता है चिकित्सा अनुसंधान का अभाव। चिकित्सा अनुसंधान का अभाव। देखो, भारत में यदि हम बात करें तो अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो, और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के नेतृत्व की बात करें तो जो नई परियोजनाएं होती हैं उन पे अभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और नई परियोजनाओं पर ध्यान ना देने के कारण अभी ये जो पहले से चला आ रहा चिंता का विषय है चिकित्सा अनुसंधान पे बजट आवंटन में कमी या ध्यान ना देना, वो अभी भी जारी है। और एक बड़ी समस्या है कि जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे तो हम इस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नई परियोजनाओं को सरकार को फंड करना चाहिए, नई परियोजनाओं का नियमन करना चाहिए, नई परियोजनाओं को मॉनिटर करना चाहिए, तब जाके हम ये जो यूरोपियन यूनियन है या जो अन्य विकसित देश हैं उनकी हम बराबरी इस सेक्टर में कर सकते हैं। अगला आता है नीति निर्माण। नीति निर्माण, इस पॉइंट की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं प्रभावी और कुशल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में नीति निर्माण की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में मुद्दा यदि हम देखें तो मांग नहीं है, भारत में मुद्दा मांग के बजाय आपूर्ति का है। भारत में जो मुद्दा है वो मांग का नहीं बल्कि आपूर्ति का है, और इस दिशा में सिर्फ नीति निर्धारण बेहतर करके, नीतियों का बेहतर निर्माण करके हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। छठवां आपको देखने को मिलता है पेशेवरों की कमी। पेशेवरों की कमी, भारत में क्या देखने को मिल रहा है कि जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं या जो अन्य पेशेवर हैं उनकी कमी जनसंख्या के अनुपात में देखने को मिल रही है, और एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो जो बेहतर डॉक्टर हो रहे हैं या जो नर्सेज हो रही हैं ये भारत से बाहर चले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, जीवन यापन उनका बेहतर है, और भारत में वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी एक कारण है जिसके कारण पेशेवरों की कमी भारत में देखने को मिल रही है। अगला आता है संसाधनों की कमी। अगला जो मुद्दा है इसमें पॉइंट है वो है संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। डॉक्टर अत्यधिक परिस्थिति में आप जानते हैं काम करते हैं, जिसमें भीड़ भाड़ वाले बाहरी रोगी विभाग है या जो अपर्याप्त स्टाफ है,
या जो दवाएं हैं, बुनियादी ढांचे हैं, वो सब इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं संसाधनों की जो कमी है वह भी इस दिशा में हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, हमारे लिए बाधाएं उत्पन्न कर रही है। तो डॉक्टर अत्यधिक परिस्थितियों में, आप जानते हैं, काम करते हैं। कोविड में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिससे भीड़ भाड़ वाले जो बाहरी रोगी विभाग हैं, अपर्याप्त स्टाफ है, दवाएं हैं और बुनियादी ढांचा है, इन पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। आप कह सकते हो इस क्षेत्र में अवसंरचना विकास पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये प्रमुख जो बिंदु थे वो निकल कर आ गए। इन्हीं बिंदुओं पर आपको इस उत्तर को लिखना है, इस उत्तर को लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम जीके के टॉपिक में और देखते हैं कि जीके के बिहार राज्य विशेष के अंतर्गत आज हम किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ईस्वी तक रहा है, इनकी चर्चा हम करेंगे और यहीं से आज की चर्चा की शुरुआत होती है। तो गुप्त साम्राज्य की चर्चा हम कल से कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम इसकी बात करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसी को हम बोलते हैं विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य इन्हीं को कहा जाता है। और ये अपने भाई रामगुप्त, इनके भाई थे रामगुप्त, और रामगुप्त की हत्या के बाद जो है ये सिंहासन रूढ़ हुए थे। और इसका शासनकाल जो है वो गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा, गुप्त काल का जो स्वर्ण युग है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो शासनकाल है उसको कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष, सुरक्षा और साथ ही साथ राजनैतिक शक्ति विस्तार के लिए, राजनैतिक शक्ति विस्तार को लेकर के इन्होंने वैवाहिक संबंधों और विजय को माध्यम बनाया। कई सारे राजाओं के साथ, राजाओं के परिवारों के साथ, कई सारे साम्राज्यों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे इनकी राज्य की सुरक्षा हो सके। एक प्रकार से बफर स्टेट का काम ये लोग करते थे। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फाह्यान। फाह्यान नामक जो चीनी यात्री था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में आया था और 411 ईस्वी का समय काल था जब ये पाटलिपुत्रा में आया था। और इसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा और इसके यात्रा वृत्तांत को बोला जाता था फो क्यों की। फो क्यों की, ये इनका यात्रा वृत्तांत था फाह्यान का, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें गुप्त कालीन भारतीय संस्कृति का सुंदर वर्णन आपको देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों का जो है अंत किया था, शक शासकों को भी इन्होंने पराजित किया था और शक शासकों को हराने के बाद ही इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यदि आपसे प्रश्न बन जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, तो आप बताएंगे कि शक शासकों को हराने के बाद, शक शासकों को समाप्त करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके यहाँ पहली चीज़, ये कला के प्रेमी थे, साहित्य के प्रेमी थे और संस्कृत के प्रेमी थे। तो इसके कारण इनके दरबार में जो है वो 9 रत्न रहते थे। और इन 9 रत्नों में यदि हम बात करें तो जैसे वराहमिहिर, वराहमिहिर के साथ साथ आर्यभट्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्मगुप्त के बाद कालिदास के बाद धन्वंतरी, ठीक है। धन्वंतरी के बाद अमर सिंह। ये लोग जो है 9 रत्न इनके दरबार में रहते थे। तो पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो 9 रत्न थे वो किसके दरबार में रहते थे, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दौरान दरबार में 9 रत्न रहते थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चंद्रगुप्त ने अपनी जो दूसरी राजधानी थी वो उज्जैन को बनाया था। उज्जैन को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और जब हम कालिदास की बात करते हैं तो एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे कि कालिदास किसके रचयिता हैं। पहले तो अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी एक रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी रचना है। दूसरी रचना इनको आपको याद रखना है जिसका नाम है कुमार शंभोम, ये भी इन्हीं की रचना है। ये दोनों रचनाएं आपको पता होना चाहिए। और अमर सिंह की रचना की बात करें तो अमर कोश याद रखिएगा, अमर कोश के लेखक जो हैं वो हैं अमर सिंह। तो इतनी जानकारी सिर्फ आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में याद रखना है। इसके बाद शासनकाल आता है कुमारगुप्त का।
इसके बाद जो शासन काल आता है वो आता है कुमारगुप्त का। और कुमारगुप्त की यदि हम बात करें, इसको बोलते थे महेंद्रादित्य, इसका एक और नाम था महेंद्रादित्य। तो कई जगहों पे महेंद्रादित्य नामक इस नाम का वर्णन देखने को मिलता है। और ये 412 से लेकर के 455 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात ये उनका पुत्र था कुमारगुप्त, जो कि शासक बना। और यह कार्तिकेय का उपासक था। किसका था? कार्तिकेय। याद रखिएगा, ये कार्तिकेय का उपासक था, किंतु अन्य धर्मों को भी समान प्रश्रय देता था और सम्मान करता था। कुमारगुप्त ने नालंदा विहार, महाविहार जो नालंदा में था, नालंदा महाविहार, ये भी याद रखना है। नालंदा महाविहार की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। और बाद में आपको देखने को मिला है कि एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है ये बना था। तो जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा महाविहार था, ये कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। कुमारगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य में जो अगला शासक हुआ उसका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था और इसने भारत पे हो रहे हूणों की हूणों के जो आक्रमण थे उसको इसने रोका था, तथा विक्रमादित्य और कर्मादित्य की उपाधि इसने भी धारण की थी। तो याद रखिएगा, कर्मादित्य या विक्रमादित्य, कर्मादित्य या विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो इसने धारण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किसका उपासक था स्कंदगुप्त? ये विष्णु का उपासक था। स्कंदगुप्त विष्णु का उपासक था। और इसने सुदर्शन झील का नाम आपने सुना होगा ना। सुदर्शन जो झील थी उसका जीर्णोद्धार जो है वो स्कंदगुप्त ने कराया था। और इसके बाद जो अगला शासक था वो था भानुगुप्त। भानुगुप्त इस साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरण अभिलेख में देखने को मिलता है। तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो देखने को मिलता है वो कहाँ से जानकारी मिलती है? उसकी एरण अभिलेख से मिलती है। और उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था भानुगुप्त, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं पालकालीन बिहार में। ठीक है, कहाँ आते हैं? पालकालीन बिहार में। पालकालीन बिहार, पालकालीन बिहार की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हर्षवर्धन का नाम आपने सुना होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी के पश्चात उत्तरी भारत में राजनैतिक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न हो गया था। 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में एक वंश का उदय हुआ जिसको बोलते थे हम पाल वंश। पाल वंश के जो संस्थापक थे ये थे गोपाल। ठीक है, और इन्होंने 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक शासन किया था। और इस वंश के जो प्रमुख शासक थे उसमें धर्मपाल, देवपाल, ठीक है, नारायणपाल, ये सब इस वंश के प्रमुख शासकों में आते हैं। गोपाल ने अपने शासनकाल में अधिकार किया था किस पे? मगध पर अधिकार किया था। और ओदंतपुरी में एक मठ तथा एक विद्यालय का निर्माण किया था। गोपाल का पुत्र था धर्मपाल। धर्मपाल की बात करें तो 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया। और हर्षवर्धन के काल से कन्नौज उत्तर भारत में राजनीतिक संस्था का जो है प्रमुख केंद्र बना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फैक्ट हैं जो पाल वंश में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि 11वीं सदी में, ये जो फैक्ट है याद रखना है, 11वीं सदी में जब हम बात करते हैं तो गुजरात के एक कवि थे जिनका नाम था सोढ़दस। ये जो कवि थे इन्होंने एक रचना की जिसका नाम था उदय सुंदरी। और उदय सुंदरी में इन्होंने धर्मपाल को उत्तर भारत का स्वामी कहा। क्या कहा? उत्तर भारत का स्वामी। इन्होंने धर्मपाल को क्या बताया? उत्तर भारत का स्वामी बताया। और कहा उत्तर भारत का स्वामी कहा। और सुलेमान ने इसे पाल वंश का रुहेला कहा। तो याद रखना है, रुहेला किसने कहा? तो सुलेमान ने इसे पाल वंश का रुहेला कहा। और उत्तर भारत का स्वामी कहा सोढ़दस ने। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है कि किसने क्या कहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें तो धर्मपाल ने भागलपुर की जब बात आती है तो धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया। सोमपुरी है,
ठीक है। सोमपुरी में बिहार का निर्माण इसने करवाया। और नालंदा जो विश्वविद्यालय पूर्व में बना था, नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव हेतु 200 गांवों का जो राजस्व था वो भी इसने दान किया। 200 गांवों का जो राजस्व था उसको इसने दान किया। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक फैक्ट और पूछा जाता है कि पाल शासकों का जो झुकाव था वो किस धर्म से था। तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म से इनका झुकाव था। आप कह सकते हो बौद्ध धर्मावलंबी जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्मावलंबी हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है मगध के उत्तरगुप्त राजवंश। आगे जो देखने को मिलता है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। फिर बात आती है मिथिला के कर्नाट शासकों की। मिथिला के पाल के बाद अगला जो आपको याद रखना है, देखना है, वो है मिथिला के कर्नाट शासक। मिथिला के कर्नाट शासकों की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं जैसे पाल वंशीय शासक थे रामपाल। रामपाल के शासनकाल में लगभग 1097 से 98 ईस्वी में बिहार का एक क्षेत्र था जिसको बोलते थे तिरहुत। तो तिरहुत जो क्षेत्र था यहाँ पे कर्नाट वंश का उदय हुआ था। एक व्यक्ति थे नान्य देव। नान्य देव जो थे वो कर्नाट वंश के प्रथम शासक थे, याद रखना है। और इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एक सिमरा गांव में पाषाण लेख प्राप्त हुआ था। सिमरा गांव से जो पाषाण लेख प्राप्त हुआ था उसमें बताया गया कि मालदेव लेख से यह प्रमाण मिला कि कर्नाट वंश की जो स्थापना है वो नान्य देव ने की। तो सिर्फ इतना याद रखो कि कर्नाट वंश जो था उसकी स्थापना नान्य देव द्वारा की गई थी। इससे ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। अब इसमें अगर कुछ याद भी रखना है तो याद रखना है कि इस वंश का अंतिम शासक था, जो कर्नाट वंश था, इसका जो अंतिम शासक था, ठीक है, कर्नाट वंश का जो शासक था वो था नरसिंह देव। जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था वो था नरसिंह देव। और नरसिंह देव का जो अधिकार है वो तिरहुत और दरभंगा तक देखने को मिल रहा था। इन्हीं संघर्षों के कारण नरसिंह देव ने जो है वो बख्तियार खिलजी, इनका भी नाम आपने सुना होगा, बख्तियार खिलजी को बिहार अभियान के समय नजराना पेश किया था। ठीक है। कर्नाट शासकों की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के प्रतिनिधि को ये लगातार नजराना भेजा करते थे। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान पर आया था तो भी यहाँ पे जो शासक था उसका नाम था हर सिंह देव। हर सिंह देव जो यहाँ का शासक था वो यहाँ से भयभीत होकर नेपाल भाग गया था। ये भी आपको याद रखना है कि जब बख्तियार खिलजी ने जो है जब गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान किया तो यहाँ का शासक कौन था, तो आपको याद रखना है हर सिंह देव। तो इतना ही याद रखो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक अगला वंश आता है सेन वंश। लेकिन सेन वंश से इस तरह के कोई प्रश्न नहीं आते हैं तो इसको हमें छोड़ देना है। यदि आपके पास बुक है तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब जो हम आते हैं प्रमुखता से वो हम आ जाते हैं ममलूक वंश पर, मतलब मध्यकालीन में हम आ गए हैं। ममलूक वंश में आते हैं बिहार और ममलूक वंश की बात करेंगे, मतलब मध्यकालीन इतिहास की अब हम बात करने वाले हैं। मध्यकालीन इतिहास की हम बात करने वाले हैं। लेकिन मध्यकालीन इतिहास पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये हमें समझना है कि जो मध्यकालीन इतिहास हैं इनके ऐतिहासिक स्रोत हैं क्या, इनके ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं। तो मध्यकालीन बिहार के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले में आते हैं साहित्यिक साक्ष्य, पहले में आते हैं। दूसरे में आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, और तीसरे में जो आते हैं वो आता है यूरोपीय यात्रियों का विवरण। ठीक है। अब साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत यदि हम देखें तो बहुत सारे फैक्ट आपको देखने हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। साहित्यिक साक्ष्य में यदि हम देखें तो दिल्ली सल्तनत कालीन, यदि हम साक्ष्य की बात करें, दिल्ली सल्तनत कालीन साक्ष्य की बात करें तो पहला जो देखने को मिलता है वो है मिन्हास
उस सिराज, ये लेखक थे। और मिनहास उल उस सिराज की जो रचना है जिसको बोलते हैं तबकात ए नासरी, क्या बोलते हैं, तबकात ए नासरी, ये देखने को मिलती है, ये इसके बारे में जानकारी देती है। दूसरी जो रचना देखने को मिलती है वो है बर्नी की, और बर्नी की जो पुस्तक है उसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। तीसरा जो देखने को मिलता है वो है रिज़कुल्लाह, क्या देखने को मिलता है, रिज़कुल्लाह। और रिज़कुल्लाह की जो रचना है उसको बोलते हैं वाक़ियात ए मुस्ताकी, वाक़ियात ए मुस्ताकी। अगली जो रचना देखने को मिलती है उसको बोलते हैं शेख कबीर की रचना है, शेख कबीर की रचना है, और इसका नाम है अफसाना ए जहाँ, अफसाना ए जहाँ। अब आपको क्या करना है, ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए बता दिया, ये दिल्ली सल्तनत कालीन जानकारी देती हैं ये पुस्तकें, और कई बार हमारी परीक्षा में इन पुस्तकों का नाम दे दिया जाता है और लेखकों का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि तबकात ए नासरी मिनहास उल सिराज की रचना है, तारीख ए फिरोजी शाही बर्नी की रचना है, वाक़ियात ए मुस्ताकी रिज़कुल्लाह की रचना है, या अफसाना ए जहाँ ये शेख कबीर की रचना है, इतना पता होना चाहिए। इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के बाद हमें मुग़ल कालीन कुछ साहित्य है, मुग़ल कालीन साहित्य। और मुग़ल कालीन साहित्य में जब हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है पहले अकबरनामा, पहले देखने को मिलता है अकबरनामा। और अकबरनामा किसकी रचना है, अबुल फजल की रचना है, अबुल फजल की रचना है अकबरनामा। दूसरा है आलमगीरनामा, आलमगीरनामा। और आलमगीरनामा में मोहम्मद कासिम की रचना है, ये मोहम्मद कासिम की रचना है, ये पता होना चाहिए। अगला आता है मुजफ्फरनामा, मुजफ्फरनामा। और मुजफ्फरनामा में यदि हम बात करें तो ये करीम अली की रचना है, करीम अली की रचना है। इसके बाद अगला आता है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी की बात करें तो ये किसकी रचना है, ये है बाबर की रचना। अगला आता है तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। और तुजुक ए जहांगीरी जो रचना है ये जहांगीर की रचना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मुग़ल कालीन साहित्य हैं जो कि जानकारी देते हैं मुग़ल काल के बारे में, और इन रचनाओं के बारे में, इनके लेखकों के बारे में आपको जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरे पुरातात्विक आप कह सकते हैं ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, जैसे आपने देखा कि ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जो जानकारी मिलती है तीन प्रकार से। पहले है साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य हमने देख लिए। अब बात आती है पुरातात्विक साक्ष्यों की, तो चलिए पुरातात्विक साक्ष्यों की अब बात कर लेते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की हम बात कर लेते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों की हम बात कर लेते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है अभिलेख। किसकी बात आती है, अभिलेख। अभिलेखों में यदि हम बात करें तो पहले आता है बल्लाल सेन, बल्लाल सेन का शनोखर अभिलेख, ठीक है, बल्लाल सेन का शनोखर अभिलेख। दूसरा आता है खारवार के अभिलेख, खारवार के अभिलेख। तीसरा आपको देखने को मिलता है संग्राम गुप्त का, संग्राम गुप्त का पंचोभ ताम्रपत्र अभिलेख, पंचोभ ताम्रपत्र अभिलेख। अगला आता है बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख, बोध गया अभिलेख। अगला आता है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक और फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख,
राजगीर जैन अभिलेख। अगला है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी और शेर शाह सूरी का भभुआ अभिलेख। अगला आता है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का बेदी बन अभिलेख। ठीक है, ये सभी अभिलेख आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ऐतिहासिक स्रोतों, बिहार, मध्यकालीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें प्रमुख रूप से साहित्यिक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य है, ये दोनों हमने देख लिया। अब बात आता है यूरोपीय यात्रियों का विवरण। यूरोपीय यात्रियों के विवरण में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले रॉल्फ फिच की बात आती है, दूसरी बात आती है जॉन मार्शल की, जॉन मार्शल की बात आती है, तीसरी बात आती है मनुची की, चौथी बात आती है मैनरिक की। ये सभी यूरोपीय यात्री थे जो आए थे। और अगला आता है एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी। इनसे हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतनी जानकारी आपको बेसिक रूप से कम इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं और आज शुरुआत कर लेते हैं हम ममलूक वंश के बारे में। बिहार में, यहाँ पे हम ममलूक वंश सिर्फ बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ममलूक वंश के बारे में जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ममलूक वंश के बारे में कि 1206 से लेकर के 1290, 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी के बीच की बात आती है। और 1206 में आपको देखने को मिलता है कि बख्तियार खिलजी की मृत्यु होती है, बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी की मृत्यु होती है। और उसी के पश्चात जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का आपने नाम सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में जो है एक वंश की स्थापना की जिसको हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। ऐबक ने विशेष रूप से, जब बिहार की हम बात करते हैं तो ऐबक ने विशेष रूप से बिहार पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसी का लाभ उठाकर जो स्थानीय सामंत थे, जो यहाँ पे स्थानीय सामंत थे, उन्होंने स्वतंत्र होने की कोशिश की। ऐबक के पश्चात आपको देखने को मिलता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी के बीच शासक बना, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत के शासक एवं गुलाम वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और उसने बिहार शरीफ और दूसरा बाढ़ पर अधिकार कर लिया तथा तेलियागढ़ी के समीप एक हिसामुद्दीन इवाज हैं, उसने इनकी अधीनता जो है वो स्वीकार कर लिया। इल्तुतमिश ने बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में जो नियुक्त किया उनका नाम था मलिक अलाउद्दीन जानी। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इल्तुतमिश ने बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में जिसको नियुक्त किया उनका नाम था मलिक अलाउद्दीन जानी। ये प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए। अब ये जो मलिक जानी थे, मलिक जानी जो थे, इनको अब्दस्त कर जो है इनको पद से हटाकर एक व्यक्ति था हिसामुद्दीन, इसने पुनः बिहार को अपने अधीन कर लिया। इल्तुतमिश के बाद में क्या हुआ कि इल्तुतमिश का जो पुत्र था जिसका नाम था नसीरुद्दीन, उसने हिसामुद्दीन को हराया और पुनः 1226 ईस्वी में जो है इस क्षेत्र पर जो है वो कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र उसके अंतर्गत आ गया। अब इसके अंतर्गत अवध हो गया, बिहार हो गया और लखनौती। अवध, बिहार और लखनौती को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में इसने संगठित किया और 1227 से लेकर के 1229 तक यहाँ पे शासन कर लिया। बिहार को दिल्ली के अधीन करने वाला यदि पूछ लिया जाए पहला सुल्तान कौन था तो वो था इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली के अधीन
करने वाला, दिल्ली के अधीन लाने वाला पहला जो शासक था वो था इल्तुतमिश, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप जानते हैं लखनौती जो स्थान है, लखनौती, लखनौती में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था इख्तियारुद्दीन बलका, इख्तियारुद्दीन बलका। इन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह करने के कारण क्या हुआ कि इल्तुतमिश जो था उसको आना पड़ा, कहाँ पे, लखनौती आना पड़ा। और यहाँ पे उसने बलका खां को जो है वो पराजित किया और बिहार और बंगाल को इसने तब क्या किया, पृथक कर दिया, बिहार और बंगाल को पृथक कर दिया। और बिहार का जो यहाँ पे आप कह सकते हो उपशासक था वो बनाया इसने मलिक सफ़ीउद्दीन, मलिक सफ़ीउद्दीन ऐबक। और बंगाल का जो शासक इसने बनाया, उपशासक बनाया, वो बनाया अलाउद्दीन जानी। ठीक है। अब इसके पश्चात इसने क्या किया कि तुगान खां, एक व्यक्ति थे तुगान खां, तुगान खां को इसने क्या बना दिया, बिहार का सूबेदार बना दिया, बिहार का सूबेदार इसने नियुक्त किया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है तो उसके पश्चात जो है देखने को मिलता है कि बलवन, बलवन नामक व्यक्ति जो है वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन होता है और उसने पुनः बिहार को बंगाल से अलग कर दिया और गया के बनराज, गया के बनराज नामक राजा को, राजा की गया प्रशस्ति से जो विवरण मिलता है, गया के एक बनराज राजा थे, इनका जो गया प्रशस्ति विवरण मिलता है, इससे ये प्रमाणित होता है कि गया का जो क्षेत्र था वह भी दिल्ली के अधीन आ गया था। तो बलवन के समय में दिल्ली के अधीन गया का भी जो क्षेत्र है वो आ गया था। दिल्ली सल्तनत की यदि हम बात करें तो 1290 ईस्वी में यहाँ पे खिलजी वंश का शासन स्थापित हो जाता है। किसका शासन स्थापित हो जाता है, खिलजी वंश का शासन जो है यहाँ पे स्थापित हो जाता है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो हैं ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये जो थे ये इसके संस्थापक बन जाते हैं और उनके शासनकाल में बिहार का क्षेत्र जो है वो दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं अपितु बंगाल के जो शासक थे उनके अंतर्गत आ गया। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि प्रमुख रूप से जब आप बात करते हो मध्यकालीन में तो आपको जो याद रखना है वो